नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मुमताज़ माहिर तालीम, मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक को आपके सामने पेश करते हैं, अपने प्रोग्राम का हदीस मुबारक से आगाज़ करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत में हर रोज़ एक यानी सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है और जिसका मफ़हूम ये है कि आप अगर रियाकारी के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो शिरक है, और दिखावे के लिए अगर आप इबादत कर रहे हैं तो वो शिरक है, दिखावे के लिए अगर आप सदका दे रहे हैं तो वो भी शिरक है। तो ये मफ़हूम मैंने हदीस का बयान किया है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दिखावे से महफूज रखे, क्योंकि रियाकारी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और इंसान की नेकियों को तबाह व बर्बाद करके रख देती है। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ हम चलते हैं और ख़बरों के बारे में हम आपको बताते हैं कि अक्सर आप देखेंगे कि यानी फ़िरका परस्त दरिंदों की खबर हम आपको सुनाते हैं और आलमी सतह पर जो तबाही व बर्बादी मच रही है, इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है, कत्ल व गारतगिरी मचाई जा रही है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, वो सुनाते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आज उस तरह की खबरों से इज्तनाब करते हुए सबसे पहली खबर हम आपको बिज़नेस की सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपके पास यानी अगर आप 200 मुरबा गज़ ज़मीन कौमी शाहराहों पर यानी नेशनल हाईवेज़ पर या फिर स्टेट हाईवेज़ पर यानी रियासती शाहराहों पर रखते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन होता है वो क़ायम करने की इजाज़त दे दी जाएगी और हुकूमत तेलंगाना आपकी पूरी मदद करेगी। और ऐसे में आपको बता दूं कि आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में सड़कों पर आई हैं और आप देखेंगे कि चार्जिंग स्टेशंस की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में आप अगर 200 गज़ मुरबा गज़ ज़मीन भी रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर PM ई ड्राइव स्कीम के तहत इस तरह किया जा रहा है। नेशनल और स्टेट हाईवेज़ ख़ासतौर पर हैदराबाद है, वरंगल है, पटनचेरू है, संगारेड्डी है, करीमनगर है, नलगुंडा है और हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ जो है वहाँ पर आपको ई चार्जिंग स्टेशन कायम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और आपको जहाँ तक दस्तावेज़ात का सवाल है, इस तरह के ई चार्जिंग स्टेशन कायम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट यानी ज़मीन की जो मिल्कियत है उसके दस्तावेज़ात पेश करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है, शिनाख्ती सबूत जो होता है और जो साइट है उसके फ़ोटोग्राफ्स देनी होगी, लेआउट डिटेल्स देनी होगी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। वैसे नाज़रीन आपको बता दूँ कि TG रेडको वेबसाइट पर भी आप इस खबर के बारे में देख सकते हैं और तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सुनहरी मौका है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कौमी शाहराहों पर अगर आपकी ज़मीन है तो फिर आप देर मत कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक्चुअली जो ड्राइव है एक्चुअली ये पोल्यूशन को कम करना जैसा कि आप जानते हैं दिन ब दिन जो गाड़ियों के जो पोल्यूशन है और उसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंकरेज करें जितना हो सके इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंकरेज किया जाए ताकि कम से कम ये पोल्यूशन को कम किया जाए। आपको तो मालूम है जो बुरा हाल है रोड्स का, हाईवेज़ का, उसके लिए ड्राइव है। और फिर दूसरे कि फ्यूल की बचत भी हो जाती है हमारी जो है ना अच्छी खासी। आपको तो मालूम है डैम पे कितनी शॉर्टेज है, पेट्रोल डीजल वगैरह का जो मामला चल रहा है। तो वैसे हालात पे जो है ना बहुत बड़ी जो है ना एक बून बोल सकते हैं हम, ये बहुत बड़ी जो है ना एक देन है ये। तो जहाँ तक हो सके जो है ना इसको इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं रोडों का जो हाल है, पोल्यूशन का जो हाल है, गाड़ियों का जो आलम हो चुका है। तो उसके लिए जो है ना ये इंकरेजमेंट के लिए एक ड्राइव है मैं समझता हूँ और ये बहुत अच्छा कदम है ये जो है ना, अगर इस पे जो है ना इंप्लीमेंट किया जाता है संजीदगी से जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ हम बता दूं कि KCR की बेटी के कविता से है। के कविता ने अपनी नई पार्टी TRS का ऐलान कर दिया है, यानी TRS होगा तेलंगाना राष्ट्रीय सेना, इसका नाम होगा यानी TRS। और आपको ये बता दूं कि TRS के जो सरबराह हैं यानी साबिक़ TRS मौजूदा BRS के जो सरबराह हैं KCR, वो अब BRS का नाम तब्दील करके TRS रखना चाह रहे थे, लेकिन कविता ने बाजी मार ली है और पता नहीं कि आखिर कविता की कौन मदद कर रहा है। तो आपने देखा कि आज तमाम उर्दू अखबारात हो या तेलुगु अखबारात हो या हिंदी अखबारात हो, या अंग्रेज़ी अखबारात हो, तमाम में
सफ़े अव्वल पर इश्तिहारात, एक एक सफ़े के इश्तिहारात दिए गए कविता की जानिब से, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह उनकी माली मदद की जा रही है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि कविता की इस कदर माली मदद कौन कर रहा है और उसके अज़ाइम क्या है, ये समझने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि कविता ने अपनी सियासी पार्टी TRS का ऐलान कर दिया है और आपको यही बताना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा है कि मैं आवाम की बहबूद के लिए इक़दामात करती हूँ, मैं आवाम की बहबूद के लिए काम करूँगी और रियासत तेलंगाना की अज़मत रफ्ता को बहाल करूँगी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि लिखकर जो स्कैम है उसमें के कविता को सज़ा हुई थी। आपने देखा कि किस कदर दिल्ली की यानी सबसे बदनाम ज़माना जेल में वो रह कर आई थी और फिर आपने देखा कि बाप बेटी के दरमियान और फिर बेटी बहन और भाई के दरमियान यानी KTR से उनके शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे, हरीश राव के ख़िलाफ़ इख्तिलाफ़ात पैदा हुए थे और फिर बिलाखिर आपने देखा कि किस तरह कविता ने अपनी जमात कायम कर ली है, अपनी पार्टी कायम कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो शर्मिला साबित होंगी या फिर वो जयललिता साबित होंगी। रियाज साहब, ये एक्चुअली नुकसानदा है TRS के लिए। अगर देखा जाए, इन्हें आपसी इख्तलाफात इनके लिए फूट का बाज़ जो बने हैं, तो ये ख़ानदानी इख्तलाफात है इनके जो है ना, भाई बहन बोलिए या बाप बेटी बोलिए आप इसको जो है ना, तो ये जो है ना पार्टी को कमज़ोर करने वाली बात है। और मैं समझता हूँ आगे चल के कोई ज़्यादा जो है ना ये थ्राइव होने वाली पार्टी नहीं है इनकी जो है ना, क्योंकि इन्होंने जो शुरू किए हैं, बेटी जो शुरू करी है, अब ये पता नहीं इंटरनली कौन इनको सपोर्ट कर रहा, किसकी तायद है, क्या है, वो तो हम नहीं जानते, ये सरमाया कहाँ से आता है। लेकिन मैंने समझता कि ये जो है ना TRS के लिए नुकसानदेह, फ़ायदामंद नहीं है ये। इन्हें अंदरूनी जो मामला है, ख़ानदानी फूट जो होती है ना, तो जैसे कि आप जानते हैं जगन मोहन का जो है ना उस और उनकी बहन का जो किस्सा चला है जो है ना, किधर गए वो आज, किधर है, नाम निशान ख़त्म हो गया उनका। तो इसलिए मैंने समझता कि ज़्यादा दिन चलने वाली पार्टी है ये। और फिर नाम भी इसको इन्होंने जो है ना TRS का नाम रखे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये मैंने समझता कि कोई ज़्यादा फेमस होंगी, इनको कोई साथ देगा कोई, मेरा ऐसा अपना ख्याल है रियाज साहब। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कविता का सवाल है, कविता तेलंगाना जागृति की सरबराह भी हैं और आपने देखा कि तेलंगाना जागृति ने किस तरह अलहदा तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और आप ये भी देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान उन्होंने बहैसियत MLC इस्तीफ़ा भी दिया, तो ये बहुत अहम बात है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आपके लिए कविता की बात करेंगे या फिर तमाम सियासतदानों की मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से इन जमातों का यही रवैया होता है कि मुसलमानों के वोट हासिल करते हैं, लेकिन मुसलमानों की अमली मदद करने से गुरेज करते हैं। यही सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है। और मैं बताता हूँ कि इस कैफियत का शिकार खुद हिंदुस्तान की सबसे कदीम पार्टी कांग्रेस भी जिम्मेदार है इसकी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जरा देखेंगे, जब अहम क्रूशियल मैटर्स आते हैं तो ये लोग जो है ना माइनॉरिटीज़ को अनजान मार देते हैं, पूछ के फेंक देते हैं लोग। और ख़ास तौर पे जो है ना, जब हालांकि अपने आप को सेकुलर साबित करते हैं, सेकुलर कहते हैं, लेकिन जब माइनॉरिटी अक़लियतों की बात, खासकर मुसलमानों की बात आती है, जी जी, तो अमली तौर पे लोग कुछ नहीं करते जाना। उन्हें सिर्फ हमारे वोट चाहिए, बस वोट के लिए चाहिए, वोट के तक जाएंगे, फिर वोट ले लेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे जाना। जी जी, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करेंगे जाना। वैसे भी आप देखेंगे कांग्रेस में गद्दारों की कमी नहीं है। आप देखेंगे कि डराए धमकाए तो फिर कांग्रेस में वाले भी जो है वो BJP में शामिल होते हैं, जिसकी बदतरीन मिसाल और बेहतरीन मिसाल कह सकते हैं, रोशन मिसाल कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा। और कांग्रेस का लीडर था ये, लेकिन उसकी चड्डी जो थी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज कर सकता है और योगी को भी चैलेंज कर सकता है। यानी फ़िरका परस्ती के मामले में एंटी मुस्लिम एटीट्यूड जो है उसका, एंटी मुस्लिम जो पोजीशन है, उसके ज़रिए वो ये साबित करना चाहता है कि मैं ही यानी हिंदुओं के कास का चैम्पियन हूँ और मुसलमानों का हकीकी दुश्मन हूँ। लेकिन याद रखिए कि मुसलमानों से दुश्मनी करने वाले आते हैं, जाते हैं, और यकीन मानिए कि ये ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर होती है। किसी को पता नहीं कि ज़िंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब BJP 1950 तक इक़्तिदार में रहने की बातें, 2050 तक इक़्तिदार में रहने की बातें कर रही है। तो आपको बता देना ज़रूरी है कि इस तरह के कई लोग आए हैं लेकिन मर खप गए हैं। आज उनकी दास्तान भी नहीं होती। दास्तानों में वाजपेयी का देखिए, अडवाणी का देखिए। अडवाणी को तो जलीलो खार करके रख दिया गया है, अडवाणी को जूती के नोक पे रख दिया गया है BJP कायदीन की जानिब से। तो किस तरह अडवाणी, सिर्फ 2 BJP के अरकान पार्लियामेंट हुआ करते थे। एक तो आपको बता दूं 1984 में या 82 की अगर बात करते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि लखनऊ से वाजपेयी मुंतखब हुए थे और चुक्का राव या कोई ऐसे थे जो वरंगल से BJP का उम्मीदवार
उम्मीदवार मुंतखब हुआ था। तो ये 2 सीटें थी। उसके बाद आप देखेंगे कि आज बीजेपी इख्तिदार में है, तो बीजेपी को इख्तिदार में लाने वाला कौन है? अडवाणी और वाजपेयी। लेकिन आज वाजपेयी तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन अडवाणी का क्या हाल कर दिया है नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु का, एक शिष्य की जानिब से, अपने एक चेले की जानिब से। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हाल हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप देखें गद्दारों की अगर बात करते हैं तो हम चलते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आप देखें कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को, एक बनिया है बेचारा वो, तो बहरहाल वो बनिया ऐसा बनिया जो गांधी जी की तरह नहीं कि वो इंसानियत नवाज हो, बल्कि ये बेचारा सिर्फ और सिर्फ यानी मौका परस्त, अपना सियासी फ़ायदा देखने वाला। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कोरोना वायरस की वबा आती है तो वो मुसलमानों को निशाना बनाता है। और अगर शहरियत तरमीमी कानून की बात होती है और फिर आपने देखा कि शाहीन बाग एहतजाज होता है तो वहाँ पर नहीं जाता, क्योंकि उसे डर है कि मुसलमानों के पास जाने से फ़िरका परस्त जो दरिंदे हैं, फ़िरका परस्त जो लोग हैं, वो उससे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये मौका परस्त शख्सियत था। तो बहरहाल आपको बता दूं कि आज उसे सबक मिला है, और वो सबक इस तरह मिला, आज या कल मिला है। तो ये सबक मिला है कि उसके 10 अरकान राज्यसभा में से 7 ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की, यानी बीजेपी ने उनका शिकार कर लिया। और बीजेपी तो इस मामले में माहिर है। और अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए इनको बीजेपी में शामिल करवाया गया है। राघव चड्ढा के बारे में आपको बता दूं कि अब खबर आ रही है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी तादाद थी 1.46 करोड़। अब 12 लाख फॉलोअर्स ने अनफॉलो कर लिया है उसको। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तो पार्टी से गद्दारी है, दूसरी बड़ी है कि बीजेपी तो मालूम है, ये वॉशिंग मशीन तैयार है उनके पास। हाँ, जो कोई जाता है धुल के जो है ना वापिस आ जाता है, गंदगी भी साफ हो जाती है, गंदगी साफ होके करके उसको जो है ना, पता नहीं किस तरीके से ईडी तो आने वाली थी उसके पास कैसा भी, और क्या क्या तरीके से उसको डराया धमकाया गया पता नहीं, अचानक से वो जो है ना मुनरीफ हो जाता है और बीजेपी की तरफ जो है ना चले आता है। गंदा भी खुद करते हैं, साफ भी खुद करते हैं, बिल्कुल जो है ना, ये इनकी फितरत में शामिल है। हालांकि इज एजुकेटेड पर्सन, बहुत ही क्वालिफाइड आदमी है, सीए हो, लेकिन पता नहीं अंदरूनी क्या हालत है। सीए का मतलब उसने बदल दिया है। जी हो सकता है ना, जी हाँ, बदल दिए, मीनिंग बदल दिए होंगे उसके, हो सकता है। जिसमें कहते हैं ना लंदन कहते हैं, सी लंदन कहते हैं, वो सीए है, वैसा सीए। जी जी। और हो सकता है रियासा मतलब कि कांग्रेस की तरफ भी आ सकता था, बोले बीजेपी की तरफ जाना, बोले तो डर खौफ, इतना डर खौफ है। 2 चीजें होते हैं सीधे साहब बीजेपी की तरफ जाना, एक तो डर खौफ होता है, दूसरा एक ब्लैकमेलिंग होता है, दूसरा जो होता है वो आपको बता दूं कि लालच होता है, पैसों की जो है ना, ला लीजिए, जी हाँ, जी ला लीजिए, ले लीजिए, इतनों को लाइए साथ में, फिर इतना ले लीजिए जो है ना। लेकिन ये लोग इसका अंजाम नहीं जानते। लोग, आपको मालूम है, यूज एंड थ्रो की जो पॉलिसी है, जी, लेते हैं, उसके बाद जो काम निकल गया। नीतीश कुमार की बेस्ट एग्जांपल है। सही आपको बात बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की होगी। ये जिस तरह के लीडर हैं, बीजेपी जिस तरह लोगों को मिलाती है, चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, बीजेपी यूज एंड थ्रो, जैसे आपने कहा है कि ये जो है पॉलिटिकल कंडोम्स है जो यूज एंड थ्रो के तरह होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही काम है इनका जो है ना, बस मौके से इस्तेमाल करो और फेंक दो, और उसके बाद कोई पूछ के नहीं लगता, इतना जो है ना साइडलाइन कर दिया जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि किधर गया इन्हें जाना। जी जी जी। तो कई आप एग्जाम्पल दे सकते, रिसेंटली जो है ना कई एग्जाम्पल है। तो इनको अंजाम सोच लेना चाहिए जाने से पहले बीजेपी में, जो है ना कि अपना अंजाम क्या होने वाला है जाना। तो शुरू से ही उनके जो है ना मतलब आसार बता रहे थे कि वो जो है ना बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जी जी। और केजरीवाल तो मौका परस्त आदमी है, आपको तो मालूम है जो है ना, ये आदमी भी जो है ना कब किधर बदल सकता वो भी नहीं मालूम जो है ना, यानी हिंदुत्व की तरफ जा सकता है आदमी, ऐसी तबीयत का आदमी है वो जो है ना। लेकिन एक बात है, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो 7 अरकान राज्यसभा बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, और ये अपने बलबूते पर इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, इस तरह की ये बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि राघव चड्ढा का सवाल हो या फिर दूसरे अरकान राज्यसभा का सवाल हो, आम आदमी पार्टी के 7 अरकान राज्यसभा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी बगलें बजा रही है, और बीजेपी की जो सदर हैं उन्होंने उन्हें लड्डू खिलाकर अपनी पार्टी में शामिल किया है। लेकिन पता नहीं कि ये लड्डू जो होता है वो स्लो पॉइजन होता है, और आपने देखा है कि बीजेपी किस तरह इस तरह के सियासी लड्डुओं को हजम कर जाती है। जी हाँ, बहुत मशहूर है ये चीज़ों में जो है ना पूरा, और बड़ा ही इस्तेकबाल किया गया उनका जो है ना, और ये भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे जो है ना अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे, बीजेपी की तारीफ़ कर रहे थे और बड़े खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या अंजाम होगा वो उसके बारे में बेखबर ही है जो है ना, मालूम होने चाहिए सब सामने इनके जो है ना, पॉलिटिक्स जो चल रही है जो है ना, तो अजीब वगैरह पॉलिटिक्स है रियासत ये जाना।
लेकिन भगवत मान देखिए, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है वो पंजाब से आम आदमी पार्टी हुकूमत को हटाना चाहती है, और बीजेपी इस बात से भी परेशान है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का मुजाहरा बहुत बेहतर रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि वहाँ पर गुजरात में फिल वक्त बल्दी इंतखाबात हो रहे हैं, और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 400 उम्मीदवारों को वहाँ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, और कहा है कि उन्होंने गुजरातियों से सवाल किया है कि आखिर मुसलमान को गाली देने से या फिर मंदिर मस्जिद करने से हिंदुओं का क्या फ़ायदा होता है, क्या हिंदू भाइयों को या बहनों को नौकरियां मिलती हैं, क्या वो महंगाई कम होती है, इस तरह की बात उन्होंने की है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मालूम है, हर जगह जाते हैं अपने उम्मीदवार को उतारते हैं जो है ना। जी जी। और किसी ने कहा है कि वो बी टीम है, जी हाँ, बी टीम है, फलां ऐसा, लेकिन उन्होंने हर बार तरदीद भी की है। हाँ, तरदीद की उन्होंने कई, लेकिन आपको तो मालूम है नताइज भी सामने क्या होते हैं इसके। जी जी वो जी। भी आपको तो मालूम है जाना। जी जी जी। तो बहरहाल ये तो ठीक है। और दूसरी चीज़, और एक चीज़, जो फैक्टर है, जो पंजाब हरियाणा के किसान अगेंस्ट है बीजेपी के, तो इसलिए जो है ना बीजेपी को बड़ी तकलीफ है कि जो है ना कि जो किसान बिल जो लाए थे लोग, उसके तरफ से किसान पूरे अगेंस्ट है। हरियाणा और पंजाब के किसान पूरे बीजेपी के अगेंस्ट है जाना। तो यही वजह है कि जो है ना वहाँ पे ये लोग जो है ना आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते जाना। तो पंजाब खास तौर पर बचा हुआ है, पंजाब में भी कैसे भी करके जो है ना पार्टी को कमज़ोर कर दें, ये इनकी पॉलिसी है जाना। तो मेन फैक्टर ये है इसका, याद रखिए आप जाना पूरा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल हार मान लेंगे? नहीं नहीं, इतना आसानी से मानने वाले नहीं है वो, क्योंकि वो तो स्ट्रगल करें, वो तो जेल जाके आए, उनके सारे आदमियाँ जेल जाके आ चुके हैं जो है ना, और काफ़ी स्ट्रगल किए जो है ना। तो टाइमिंग जो है वो तो सफ़र हो रहे हैं, लेकिन मैंने समझता कि इतना जल्दी जो है ना हार मान जाएंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्टीमेटली जो है ना इनकी जीत होगी, जो ये सच की जीत है वो हो जाएगी, उनको मालूम है जाना। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और रुकन राज्यसभा है जयराम रमेश, उन्होंने अच्छी बात की है कि जो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है वो, और मोदी वॉशिंग पाउडर, ये जो करप्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं, और जैसे कि मैंने कहा है कि पॉलिटिकल कंडोम्स जो होते हैं उनकी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यकीनन बिल्कुल जो है ना, ये काम वो तो चल रहा है काफ़ी देर से, महाराष्ट्र से भी ये पहले से चलते आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जी जी, वो देखते हुए जाके शख्स मिला है जाना उसमें जाके। वैसे भी नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है इंटरनेशनल लेवल पर और ईरान अमेरिका के ताल्लुक से। आपको ये बता दें कि ईरानी जो वफद है या डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। अब्बास अरागची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो आज ही यानी ओमान के लिए रवाना हो जाएंगे। आज ही वो आप देखेंगे कि वहाँ पर जाएंगे, ओमान में अपने पड़ोसियों से जो ममालिक हैं उनसे बात करेंगे। तो बहरहाल अब्बास अरागची हो सकता है कि अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बातचीत का कोई इरादा नहीं है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा जेडी वेंस जो नायब सदर हैं उन्हें तो पाकिस्तान नहीं भेजा है, बल्कि विटकोफ जो हैं अमेरिकी सदर के जो नुमाइंदे खुसूसी हैं विटकोफ को, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो यहूदी दामाद है जेड केशनर, उनको रवाना कर दिया है। अब देखना यह है कि ये क्या गुल खिलाते हैं। वैसे भी ईरान एक मुतालिबा है वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे पैदा हम करें और फिर तुम्हारे हवाले कर दें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी मेहनत हमने की है, अफजुदा यूरानियम को अफजुदा किया है हमने, इनरिच्ड जो यूरानियम है, अमेरिका चाहता है कि वो इनरिच यूरानियम अमेरिका को दे दिया जाए। तो ये बेवकूफ़ी की हद हो गई है। अरे भाई, ईरान ने मेहनत किया है, ईरान ने ये यानी इनरिच्ड किया है, और हम आपको पूरी ज़िंदगी की मेहनत आपके हवाले कर दें। बचकानी ज़हनियत इसकी जो है ना, बेवकूफ़ किस्म की और आप हमले करें, आप हमले करते हैं, अटैक करते जाएंगे। वो इतनी मेहनत करके जो है ना अपने पीसफुल पर्पस के लिए जो है ना उसको इनरिचमेंट किया है, और तू बोलता है कि जो है ना दे दो। तो ये बिल्कुल जो है ना नाजायज़ किस्म का बात है, और ये मानने वाली बात है, मानना भी नहीं चाहिए ईरान को जो है ना। ये दूसरी चीज़ें फिर भी जो है ना कंसिडर कर सकता है, लेकिन यूरेनियम के बारे में किस किस्म का जो है ना कोई एग्रीमेंट हो सकता है ना, ईरान मानने के लिए तैयार है इसके लिए। जी जी जी। तो और फिर ये आपको तो मालूम है, ऐसे प्रेसिडेंट है, सदर है, कभी भी जो है ना अपने बयान बदलते रहता है। ट्रंप की जो बात कर रहा हूँ जो है ना, कभी भी किसी को गाली दे दिया, कभी किसको बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो इससे कुछ भी जो है ना मसले का हल नहीं है ये। और अल्टीमेटली उसको झुकना ही पड़ेगा ईरान के सामने। अल्टीमेटली देखेंगे आप कि उसको मानना ही पड़ेगा ईरान के शराइत को जाना। जी जी, उससे हट के कोई दूसरा रास्ता है नहीं इसके पास, देख लीजिए आप जाना। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक
यानी कांग्रेस का सवाल है रियासत तेलंगाना में। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ख़वातीन के साथ, अक़लियतों के साथ, बेरोज़गारों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोज़गार नौजवानों के साथ और फिर यहाँ तक कि मातूरीन के साथ भी बहुत ज़्यादा वादे किए हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो अक़लियती डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसका सदर मोहम्मद इरफान अली को मुकर्रर किया गया है, यानी चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। और उन्होंने आज अपने ओहदे का हलफ भी लिया है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मोहम्मद इरफान अली किस तरह कांग्रेस माइनॉरिटी जो कमेटी है उसके या डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ तक मुस्लिम कायदीन का सवाल है, मुस्लिम कायदीन का फ़र्ज़ ये बनता है कि हुकूमत को अक़लियती बहबूद के जो इक़दाम हैं उसके बारे में ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाएँ। मोहम्मद इरफान अली का ताल्लुक़ निज़ामबाद से बताया जाता है और नौजवान है। अब देखना ये है कि वो क्या इस्लाहात लाते हैं, किस तरह यानी कांग्रेस को अक़लियतों से क़रीब करते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों से क़रीब करते हैं। तो बहरहाल एक अच्छी बात है कि एक नौजवान जो है उसका सदर मुकर्रर किया गया है। लेकिन देखना यह है कि उनमें काबिलियत कितनी है, वो किस तरह के इक़दाम करते हैं। अगर वो कांग्रेस अक़लियतों को कांग्रेस के करीब करने में कामयाब होते हैं तो बड़ी बातें, वरना मैं समझता हूँ कि खानापुरी के सिवा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं है सब, ये डमीपन नहीं चाहिए। अक़लियतों के कई हल तलब मसाइल है, उसमें मुदाखलत करके बहुत ही प्रोएक्टिव एक्टिव आदमी चाहिए यहाँ पे। खाली जो है ना खानापुरी के लिए, खाली एक अक़लियतों को भर्ती के लिए, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुसलमानों का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जोश, अज़्म, हौसला होना चाहिए, कुछ करके बताएं, काम करें, मुसलमानों के लिए कुछ काम करें। कितने मसाइल है मुसलमानों के बताइए आप जरा। अक़लियतों के लिए कई हल तलब मसाइल है जना। तो अब जैसे उर्दू एकेडमी है, उर्दू एकेडमी का बताइए कितनी चीज़ें ख़त्म हो गई। खाली जो है ना एक आदमी जो सीनियर था, एक ज़ईफ़ आदमी, उसको बिठा दिया आप चेयरमैन बना के, लेकिन वो क्या किया आज तक पता नहीं। देखिए आप उर्दू एकेडमी के लिए, उर्दू के लिए क्या किए हैं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे आदमी नहीं चाहिए हमको, खाली इन्हें भर्ती के लिए, खाली नाम नहात के लिए नहीं चाहिए, काम का आदमी चाहिए हमको। जी जी बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक काम का आदमी चाहिए तो काम करने वाला, यकीन मानिए कि पुरजोश होना भी उसका ज़रूरी है। इसके अलावा बुलंद हौसले वाला भी होना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो माइनॉरिटी फ़ंड जारी किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ीस रीएम्बर्समेंट स्कीम है, यानी फ़ीस बाद अदायगी स्कीम है, और वो कॉलेजेस तक नहीं पहुँचने की वजह से ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, MBA कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, मेडिसिन के जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस, वो कोर्सेज़ के लिए फ़ीस ना मिलने की वजह से जो नौजवान बैरून ममालिक जाना चाह रहे हैं उन्हें डिग्रियाँ नहीं दे रहे हैं कॉलेज वाले, सर्टिफिकेट्स रोक कर रखे हुए हैं, तो उनका मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। तो रेवंत रेड्डी हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के इक़दाम करे कि फौरी तौर पर उन डिग्रियों की, उन सर्टिफिकेट्स की जो नौजवान तलबा तालिबात ने जमा कराए हैं मुतालिका कॉलेजेस में, वो नौजवानों को मिल जाए। ये सबसे अच्छी बात है। राज साहब, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक उसी से 2-2 साल से स्कॉलरशिप नहीं है बच्चों को जो है ना। जी जी जी। मासूम बच्चे जो है ना, इंटर है, डिग्री के जो है ना, और गवर्नमेंट कह रही है कि फंड नहीं हमारे पास जाना। कई कॉलेज जो है ना परेशान बैठे हुए हैं, कॉलेज जो है ना उसी से चलते हैं। इन्हें फीस जो कम करते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है, लेकिन 2 साल से जो है ना स्कॉलरशिप नहीं है। काफ़ी परेशान हाल है, स्टूडेंट भी परेशान है और कॉलेज का मैनेजमेंट भी परेशान है जो है ना। तो ये जो है ना फंड्स की कमी बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो ऐसे सुलगते हुए जो मसाइल है उसको हल करने के लिए आगे आना चाहिए। पहले इनका काम ये करना चाहिए पहले। जी जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने इससे पहले भी तयख़ुन दिया था, प्राइवेट जो कॉलेजेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है या फेडरेशन है, कि हम आपको फ़ीस बाज़ादायगी स्कीम के तहत करोड़ों रुपए जारी कर देंगे। तो क्या जारी नहीं किए? नहीं किए गए। अभी जो है खाली तयख़ुन दिया गया, खाली तयख़ुन दिया गया, लेकिन आना बाकी हो, पैसे नहीं किए गए। जी जी। तो ऐसी चीज़ों को हल कराने के लिए इनको आगे आना चाहिए। खाली आपको खुश होना नहीं चाहिए कि चलो मैं चेयरमैन बन गया इसका अक़लियती, वैसा नहीं। आपको आके सॉल्व कराइए मसलों को जो है ना। जी जी, इसकी बहुत अहमियत है जाना। सही आपने कहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह लोगों में आप देखेंगे कि डर और खौफ पैदा किया जाता है सियासतदानों की तरफ से। और ऐसे में आपने देखा कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जो कांग्रेस सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दिया था। बाद में कहा कि ही इज़ टेरराइजिंग, वो दहशत पैदा कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो बाद में उन्होंने ये कहा, हालांकि बीजेपी
बीजेपी कायदीन ने ये मुतालबा कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, उसी तरह जिस तरह पवन खेड़ा को सताया जा रहा है। और आप देखेंगे गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसने पवन खेड़ा को जमानत कबल गिरफ्तारी देने से ये मंजूर करने से इनकार कर दिया है। तो अब कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू होने की तैयारी कर रही है। तो ये बहुत ही डेंजर बात होती है। आप देखिए तेलंगाना की जो हाईकोर्ट है वो उनके फेवर में फैसला करती है, और आसाम में जहाँ देखेंगे कि बीजेपी की हुकूमत है वहाँ की अदालत उनके खिलाफ यानी उनकी दरखास्त मुस्तरद कर देती है। रियाज साहब, अदालतें उनके हुक्म के ताबे हैं, उनके तहत काम करें, उनके इशारों पे काम करें। जहाँ जहाँ स्टेट है तो अदालतें जो है ना बीजेपी के अक्सर ये कहा जा रहा है, बिल्कुल कहा जा रहा है। नहीं, अब ये फैसला जो बताता है इनका पवन खेड़ा का, उससे साफ जाहिर है ना कि भाई वो अप्लाई करने के लिए जमानत के जाता है जो है ना, तो उसे इनकार कर दिया जाता है और उस शख्स का पीछा किया जाता है। और उसका ताल्लुक क्या बताइए, मतलब है कि उन्हें सच कहा, उन्हें सिर्फ ये कहा कि भाई उसके पास 3 पासपोर्ट है उसके बीवी के पास जाना। ये सच कहने की सजा उसको ये दी जा रही है कि जो है ना कि अगर वाक़ है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना उसको। तो उसके पीछे पड़ा हुआ है जो है ना, पहले अक़लियतों के पीछे पड़ा रहता था, ये शख्स सच कहता है उनके पीछे पड़ा हुआ है जो है ना। जी जी ऐसी इंतहा नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत ही तहकीक के बाद कहनी चाहिए। क्यों, जब आप यूं ही नहीं कहनी चाहिए कि आपके पास 3 पासपोर्ट है, आपके 10 पासपोर्ट है, आप यानी अजीब गरीब हरकतें करते हैं, खातून ऑफिसर्स के सामने खुजाते हैं, करते हैं, ऐसा ये बहुत गलत बात है। अगर आप देखेंगे सबूत है तो आप ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा को आप एक वीडियो मंजर यहाँ पर आया था जिसमें वो किस तरह यानी अपने जिस्म का एक हिस्सा खुजा रहे थे। अरे भाई, ये खातून IAS ऑफिसर आपके बाजू है, और जरा तो सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए एक मर्द को। बहुत ही बेहुदा किस्म का, सिर्फ हया औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी तो है ना। कई चीजें ऐसी जो है ना। और अच्छा, जहाँ तक ये पासपोर्ट का मामला, उन्होंने प्रूफ बताया रियाज साहब, उन्होंने फोटोज बताया पासपोर्ट के, मीडिया में आके उन्होंने बताया ये देखो पासपोर्ट के 3 पासपोर्ट के, उन्होंने फोटोज बताया उन्होंने, जी प्रूफ के साथ उन्होंने बताया। लेकिन उनका कहना है कि ये AI का कारनामा है। नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि ये बिल्कुल प्रूफ सख्त है, सच है बोल के उन्होंने कहा है जाना। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, सच हो या गलत हो इसका फैसला अदालतें करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है ये देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उसे बखूबी निभाना चाहिए। क्योंकि ये दबाव अगर हुकूमत का पड़ता है तो ये बहुत बुरी बात है। और आप देखेंगे कि पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुजरे हैं, एक नहीं कम से कम 2 ऐसे गुजरे हैं जिन पर लोगों ने सवालात उठाए हैं, जिनके फैसलों पर सवालात उठाए गए हैं, जिनकी खुरबत जो है बीजेपी से उस पर सवालात उठाए गए हैं। और उस बारे में भी हम पोस्टमार्टम जरूर करेंगे, क्योंकि बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी, बहैसियत एक सहाफ़ी हमारा हक बनता है कि हम इस तरह के बदनुमान और करप्टेड अनासिर जो होते हैं उनको फाड़ कर रख दें। बिल्कुल बेनकाब करना चाहिए। सही सहाफत का सही जो है ना, ये दियानतदाराना जो है ना तरीका ये है कि जो सच है उसको सामने लाया जाए। जी, उनकी जो हकीकत है वो फाड़ कर रख दें। बिल्कुल हकीकत को बता दिया जाए आम के सामने कि कितने जो है लोग सच है जाना। जी, बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर और ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।